हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। मैं प्रतीक्षा राजमाले। आज हम ऑटोमेशन के इस वीडियो में स्काडा में सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन इस सिस्टम में गेज का यूज करके कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इसके बारे में देखने वाले हैं। लास्ट टाइम की वीडियो में हमने इनपुट फील्ड आउटपुट फील्ड डिवाइसेस के बारे में देखा है, बार के बारे में देखा है, स्लाइडर के बारे में देखा है कि कैसे इस एलिमेंट का यूज करके हम किसी भी काउंटिंग का कैसे पर्पज यहाँ पे ग्राफिकली हम शो कर सकते हैं एंड कैसे उसको आउटपुट को एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में अभी तक देखा है। तो उसी तरह आज हम यहाँ पे गेज का यूज करके कैसे यहाँ पे काउंटिंग पर्पज के लिए या टाइमर के पर्पज के लिए कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में हम देखने वाले। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को ओपन किया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम पहले प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्राम किया है कि इनपुट में जब प्रेस करती हूँ तब मेरा काउंटिंग स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैंने अप काउंटर यूज किया है। अप काउंटर है तो मतलब ये इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा, 0 to 999 तक वो ऑटोमेटिकली काउंट होता रहेगा। ऑटोमेटिकली काउंट करने के लिए यहाँ पे मैंने टाइमर यूज किया है, ऑन डिले टाइमर। या जैसे कि यहाँ पे 5 सेकंड का डिले दिया है मैंने। 5 सेकंड का डिले दिया है मतलब जो भी कुछ आपके पल्सेस रहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो इसके बीच में जो भी कुछ इंटरवल है, टाइम इंटरवल, तो वो कितने सेकंड का रहता है, यहाँ पे 5 सेकंड का। अगर आपको कम करना है तो उससे कम भी कर सकते हैं, ज्यादा करना है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। एंड फिर से और एक कंडीशन मैंने यहाँ पे ली है, कंपैरेटर यूज किया है। कंपैरेटर किस लिए यूज किए जाते हैं? जैसे कि काउंटर मैंने अभी कहा कि 0 to 999 तक काउंट करते हैं, तो मुझे पर्टिकुलरली एक लिमिट के लिए आउटपुट को ऑन रखना है या ऑफ करना है, एक इनपुट सेट करना है आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे कंपैरेटर का यूज करके उस काउंटर को काउंटर के साथ एक्सेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अब एक काउंटर जो यूज किया है वो लेस और इक्वल टू काउंटर है, कंपैरेटर है। अब लेस और इक्वल टू कंपैरेटर की कंपैरेटर का फंक्शन क्या है? जैसे कि जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे एक्यूमुलेटर वैल्यू सेव होती रहेगी। एक्यूमुलेटर वैल्यू हमारी काउंटर की किसमें सेव होती है? यहाँ पे करंट वैल्यू में, दैट इज 16 बिट रजिस्टर में, मतलब MW0 में। मतलब ये आपका कंपैरेटर किसके साथ आपका कंपेयर करेगा? ये MW0 के साथ कंपेयर करेगा। अब MW0 की वैल्यू जब आपकी PV इज इक्वल टू CV होता है तभी आपका आउटपुट ऑन करता है, राइट? तो ये अभी तक हमने PLC में तो पढ़ा है। तो इसका ग्राफिकली कैसे करते हैं देखिए। अब यहाँ पे मैंने कितना सेट किया है इसके लिए? 10 सेट किया है। 10 सेट किया है। कौन सा कंपैरेटर यूज किया है? लेस और इक्वल टू। लेस और इक्वल टू किया है मतलब आपके काउंटर की जो भी कुछ पल्सेस है 10 से कम और इक्वल टू 10 तब तक आपका आउटपुट ऑन रहेगा एंड बाकी की कंडीशन के लिए आपका आउटपुट ऑफ रहेगा। ये आपका प्रोग्राम रन होना चाहिए। अब ये प्रोग्राम रन होता है क्या, पहले ये हम देखेंगे PLC में एंड आफ्टर दैट हम स्काडा में उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे बाय यूजिंग गेज। अब यहाँ पे मैंने इनपुट दिया है, रन कीजिए। यहाँ पे मैंने इनपुट पहले रीसेट करती हूँ। रीसेट करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, मेरा आउटपुट ऑन हुआ। ऑटोमेटिकली आउटपुट मेरा ऑन हुआ क्योंकि मैंने लेस और इक्वल टू कंपैरेटर यूज किया है। ऑटोमेटिकली काउंट मेरे स्टार्ट हुए 1, 2, 3, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने टाइमर सेट किया है 5 सेकंड का डिले लेके 1, 2, 3 वो ऑटोमेटिकली अप काउंट करेगा। लेस और इक्वल टू कंपैरेटर यूज करने की वजह से जहाँ तक आपकी 10 पल्सेस रहेगी तब तक आपका आउटपुट ऑन रहेगा। 10 से कम एंड इक्वल टू 10, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपैरेटर में 10 सेट किया है, दैट्स वाई। एंड 10 के आगे जो मेरा पल्स जाएगा मतलब 11 पल्स आएगा तब मेरा आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। अब देखिए मेरा 9 चालू है, तब तक मेरा आउटपुट ऑन है। जैसे ही मेरा 10th आएगा फिर भी मेरा आउटपुट ऑन रहेगा, लेकिन वो 10 से जब ऑनवर्ड होगा तो मेरा आउटपुट जो है वो ऑफ होगा। देखिए 11 जैसे ही आया तब मेरा आउटपुट ऑफ हुआ मेरा आउटपुट ऑफ। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। अब इसे रिसेट करना है तो फिर से मैं यहाँ से रिसेट करती हूँ। देखिए मैंने यहाँ से रिसेट किया। अब इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखेंगे। इसके लिए मैं मिनिमाइज करती हूँ फिर से। ऑलरेडी मैंने स्काडा भी आज ओपन किया है। आपको अभी तक तो समझ में आया होगा कि स्काडा को कैसे ओपन करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने 2 से 3 वीडियो में आपको रिपीट प्रोसीजर बताई। अभी मैंने डायरेक्टली आपकी स्क्रीन ओपन किया, आप स्क्रीन के ऊपर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिमेंट में यहाँ पे हमने बार एंड स्लाइडर के बारे में देखा है। तो जैसे ही यहाँ पे गेज है। अब गेज क्या वर्क करता है देखिए।
सेम स्लाइडर एंड बार की तरह ही करता है, लेकिन यहाँ पे उसका फंक्शन सिर्फ गेज के टाइप में दिखाई देता है। अब यहाँ पे भी सेम उसी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो। उसी तरह प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आपकी जनरल में पहले रेंज सेट करनी है आपको। रेंज सेट करने के लिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी 0 एंड मैक्सिमम मुझे कितनी चाहिए, मैक्सिमम मेरे 10 तक ही आउटपुट है। जैसे मैं 10 तक देती हूँ या सपोज मैंने 12 तक दिया है, क्योंकि मुझे 10 तक चाहिए, लेकिन 11 12 को आउटपुट मेरा ऑफ होना चाहिए। अगर ये देखना है तो मैंने यहाँ पे 12 तक ही दिया है। 12 तक देने के बाद यहाँ पे अपीयरेंस में आप चेंज कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया है, मैंने यहाँ पे कलर दिया है उसे येलो। फील टाइप अगर आपको करना है या सॉलिड करना है ये आप कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे सॉलिड नहीं, मुझे ट्रांसपेरेंट ही चाहिए। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर आपको देना है तो आप देख सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर दिया, सेम ही है जैसे यहाँ पे सीमेटिक नाम दिया है, हमने स्लाइडर में भी नाम चेंज किया था, तो उसी तरह आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं। यूनिट अगर आपको चेंज करना है यूनिट का कलर, तो यूनिट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूनिट का कलर चेंज किया एंड स्केल लेवल वो भी आप यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये भी मैंने ब्लैक किया। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये आपको डेसिमल पॉइंट में दिखाना है या पिक पॉइंट में। पिक मतलब 0 1 2 3 4 अप टू 10 11 12 जो भी कुछ है ऐसे दिखाई देगा। अगर आप डेसिमल पॉइंट में दे तो वो पॉइंट के फॉर्मेट में दिखाई देता है, 0.0 0.1 0.2 ऐसे इसके फॉर्मेट में वो शो करेगा। मुझे लेकिन पिक ही चाहिए तो मैंने यहाँ से पिक सेलेक्ट किया। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे डिज़ाइन। डिज़ाइन मतलब क्या, उसकी विड्थ अगर आपको चेंज करनी है तो ऐसे विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे विड्थ चेंज की। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टाइल, उसकी चेंज करनी, सॉलिड या डबल लाइन 3D लाइन जो चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे उसकी कलर, पॉइंटर के कलर चाहिए आपको चेंज करने हैं तो देखिए यहाँ पे ऐसे पॉइंटर के कलर चेंज कर सकते हैं। कलर स्केल मार्क, उसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए ऐसे कलर स्केल, लेकिन ये ब्लैक ही अच्छे दिखेंगे हो रखा। एंड सेंटर पॉइंट कलर, सेंटर पॉइंट कलर आप चेंज कर सकते हो। ऐसे किया मैंने, वो भी आप चेंज कर सकते हो। उसके फॉरग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो कुछ आपको चेंजेस करने हैं वो चेंज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है फिर टेक्स्ट फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं, ओके। तो यहाँ तक हमने ये देखा है। ये भी टाइटल जो है आपका यहाँ पे टाइटल सीमेटिक, इसका अगर नाम चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे एक नाम दिया, सपोज रोलर सिस्टम ऐसे कुछ नाम दिया है तो आप देखिए ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंज हो जाएगा रोलर सिस्टम। ये देखिए आया रोलर सिस्टम। फिर से यहाँ पे यूनिट सेट किया, यूनिट की जगह मैं सपोज लेती हूँ गेज, ऐसे कुछ नाम दे दो तो वो भी यहाँ पे चेंज होता है गेज। देखिए यहाँ पे गेज आया ऑटोमेटिक। एंड स्केल ग्रेडेशन जो है यहाँ पे 10 है, लेकिन मुझे 10 मतलब ग्रेडेशन मतलब क्या है 0 to 10 तक ही डायरेक्टली वो दिखाई देगा, लेकिन मुझे 1 by 1 चाहिए, लेकिन इसलिए मैं यहाँ पे स्केल ग्रेडेशन 1 रखती हूँ, मतलब वो 0 1 2 3 अप टू 12 यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने उसका ग्रेडेशन भी किया, तो यहाँ पे वो सेट किया। अब आपको एनिमेशन देंगे, फिर से आपको एनिमेशन में जाना है, यहाँ पे कनेक्ट टू द टैग प्रॉपर्टी करनी है। कनेक्ट टू टैग प्रॉपर्टी करने के बाद यहाँ पे भी सेम आपको प्रोसेस वैल्यू देनी है एंड यहाँ पे काउंटिंग का इनपुट देना है। काउंटिंग का इनपुट क्या है, यहाँ पे मैंने मेमोरी यूज़ किया, तो यहाँ पे इंटरनल टैग आप पहले कीजिए एंड यहाँ पे टैग दीजिए। कौन सा टैग यूज़ किया हमने, MW0 को यूज़ किए एंड इसे ओके कीजिए। अभी मेरा सेट हो गया। अब आपको आउटपुट देना है तो आप आउटपुट भी दे सकते हैं। सपोज बेसिक ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है, सपोज ये मेरा आउटपुट है, तो आउटपुट है तो आप इसे फिर से डायनामाइज द कलर्स एंड फ्लैशिंग के साथ इनपुट उसे दे सकते हैं। ऐड ऑब्जेक्ट, सपोज ये मेरा आउटपुट है, टैग सेम आएगा कनेक्शन का, लेकिन आउटपुट का टैग एड्रेस अलग आएगा Q0.0 एंड डेटा टाइप जो है मेरा वो यहाँ पे बुलियन है, दैट्स मैंने यहाँ पे बुलियन सेट किया, ओके कीजिए। अब रेंज देनी है आपको, जैसे मैं ऑब्जेक्ट को ऑन कर ऑफ रहता है, क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में आपको दिखाई देते हैं 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। मेरा 0 है तो 0 होते ही मेरे कौन सा कलर यहाँ पे आना चाहिए, सपोज मैंने ये रेड कलर दिया है एंड ऑफ होते ही मतलब ऑन होते ही मतलब 1 होते ही मेरा कौन सा आना चाहिए, सपोज मुझे ऑन कंडीशन में ये ग्रीन वाला चाहिए, ये मैंने दिया है। तब आपको इसे अब सेव करना है एंड कंपाइल करके रन करना है। अब देखिए सिमुलेशन विंडो को इसको ओपन कीजिए एंड जैसे ही आप रन करते हैं तो आउटपुट मेरा स्टार्ट होता है। अब ऑलरेडी मेरा ऑफ कंडीशन में है, बराबर है। अब इसे ऑन करते ही आपका स्टार्ट हो जाएगा।
क्योंकि हमने लेस देन और इक्वल टू यूज किया है, मतलब 10 को सेट किया है। 10 से पहले जो भी कुछ आपके पल्सेस रहेंगे एंड 10 तक जो पल्सेस रहेंगे तब तक आपका आउटपुट ऑन स्टेट में रहेगा, एंड आफ्टर दैट जैसे ही 10 पल्सेस खत्म होंगे तब आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। एंड काउंटर का काउंट ये आपके गेज में दिखाई देगा 1 2 3 अप टू 10। 10 तक जब तक रहेगा तब तक आपका आउटपुट ऑन रहेगा, जैसे 11 को जाएगा 12 को जाएगा तब आपका आउटपुट ऑफ होगा। तो इस तरह से वो ऑटोमेटिकली रन करता है क्या, ये हम चेक करने वाले। इसके लिए मैं इनपुट प्रेस करती हूँ। देखिए मैंने इनपुट प्रेस किया तब मेरा आउटपुट ऑन हुआ फर्स्ट पल्स को, फिर से सेकंड पल्स को। देखिए मेरा गेज का पॉइंटर कैसे मूव ऑन हो रहा है नेक्स्ट पल्स को। जैसे देखिए मेरा 10 पल्स तक आएगा फिर भी मेरा आउटपुट ऑन है। अब जैसे 11 पल्स आएगा तब ऑटोमेटिकली मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हमने 10 तक ही सेट किया। देखिए मेरा रेड मार्क हुआ मतलब वो आउटपुट मेरा ऑफ हुआ। 12 हुआ मतलब ऑफ हुआ। अब ये ऑनवर्ड्स चलता रहेगा 13 14 15, क्योंकि हमने अप काउंटर यूज किया है। लेट्स से 999 तक काउंट करेगा, लेकिन हमने यहाँ पे गेज की रेंज कितनी सेट की है, सिर्फ 12 तक ही। अगर आपको 100 तक करनी है तो यहाँ पे आप 100 तक देख सकते हो। जैसे ही मेरे पल्सेस बढ़ेंगे ऑनवर्ड्स यहाँ पे 1 by 1 इंक्रीमेंट करेगा, तो वैसे ही मेरा यहाँ पे गेज का पॉइंटर भी मूव ऑन होता रहेगा। तो ये था आपका गेज। तो किसी भी काउंटिंग का या किसी भी आउटपुट को काउंटिंग का यूज करके, टाइमर का यूज करके अगर एक किसी भी प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम में आप स्लाइडर, बार, गेज, इनपुट आउटपुट फील्ड डिवाइसेस, इसके एलिमेंट का यूज करके आप आउटपुट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्काडा में। होप सो आपको इस एलिमेंट में कुछ डाउट नहीं होंगे, एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हमने बेसिक ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट इसके बारे में पढ़ा है, तो होप सो आपको ये समझ में आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि कैसे हॉरिजेंटल मूवमेंट, डायगोनल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देनी है तो कैसे देते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप सो ये समझ में आया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे फिर से रिवर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।